हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग शर्मा। एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2019 में मैथ्स में मैंने 200 में से 200 स्कोर किया है, जो कि नॉर्मलाइज होकर के 244.44 हो गया था। और इंग्लिश में मेरा स्कोर था 193.75, जो नॉर्मलाइज होकर के 196.3 हो गया था। दोस्तों, अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या जो भी हमारे एसएससी सीजीएल के सारे कैंडिडेट होते हैं, सबका एक कॉमन डाउट होता है कि कैसे मैथ्स में फुल स्कोर किया जाए, है ना। कैसे मैथ्स में स्कोर किया जाए, कैसे मैथ्स में प्रीलिम्स में 50 आउट ऑफ 50 और मेंस में 90 आउट ऑफ 90 हम स्कोर कर सकते हैं। ये बहुत कॉमन डाउट होता है ना। और वो इसलिए भी है क्योंकि आप सब जानते हैं कि मैथ्स एक ऐसा सेक्शन है कि इस पे अगर अच्छी कमांड कर ली तो ये हमको फुल मार्क्स दे करके जाएगा। 100% स्कोर इसमें करना पॉसिबल है, ये आप लोग जानते हैं। बाकी सेक्शंस के मुकाबले, चाहे जीएस हो चाहे इंग्लिश हो, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जीएस का सिलेबस भी ज़्यादा है ना। रीजनिंग में भी कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं कि जिनको सॉल्व करना इतना ईजी नहीं रहता। लेकिन मैथ्स मेरा एक ऐसा सेक्शन है कि अगर इस पर अच्छी कमांड कर ली, अगर इसके सारे कॉन्सेप्ट मैंने कवर किए हैं, प्रैक्टिस की है, तो इसमें 100% स्कोर करना पॉसिबल है। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही डिटेल्ड, एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में ये स्ट्रेटजी लेकर आया हूं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि मैथ्स में कैसे हम फुल स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2024 के लिए ये स्ट्रेटजी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। मैंने खुद ये स्ट्रेटजी फॉलो की थी और मैथ्स में 200 में से 200 स्कोर करने में यही स्ट्रेटजी बहुत हेल्पफुल थी। यही स्ट्रेटजी मैंने फॉलो की थी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्या स्टेप्स मेरे होने वाले हैं? सबसे पहला स्टेप जो मेरा रहेगा, सबसे पहला स्टेप जो होना चाहिए वो है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। ठीक है, बहुत अच्छे से, बहुत बेसिक से सारे इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये सबसे पहला काम होना चाहिए। जब भी आप सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, चाहे कोई भी टॉपिक आप उठा रहे हैं, कहीं से भी शुरू कर रहे हैं, मान लीजिए आपने परसेंटेज पढ़ा, तो सारे के सारे बेसिक उसके आपको बहुत अच्छे से क्लियर करने होने चाहिए, चाहे कोई भी टाइप आप पढ़ रहे हो। ठीक है ना, क्योंकि जब तक आपकी कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी नहीं होगी, तब तक आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, अपनी स्पीड को कैसे बढ़ाओगे, है ना। बाकी के टॉपिक्स, बाकी के आपको सब्जेक्ट भी तो पढ़ने हैं, जैसे कि जीएस पढ़ना है भाई, रीजनिंग पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, उनको भी तो टाइम देना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हमारी सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है ऐसे केस में। अब एक डाउट और होता है कि कितने घंटे मैथ्स को देने चाहिए। मेरे हिसाब से आप 3 आवर्स डेली दो फॉर 6 to 8 months, फॉर 6 to 8 months। 3 आवर्स डेली आप मैथ्स को डिवोट करो फॉर 6 to 8 months। ठीक है ना, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अगर आपको हो रही है, सारे टॉपिक आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, तो इतना इनफ है आपको मैथ्स पे अच्छी कमांड करने के लिए। 3 आवर्स डेली फॉर 6 to 8 months। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लिमिटेड टाइम मैथ को दे रहे हो, ऐसा नहीं सोचना है कि आपने ठीक है ऊपर ऊपर से कर लिया, थोड़ा रट्टा मार लिया, अगली बार देखते हैं, फिर आप उस सेम टाइप के क्वेश्चन में बार बार अटकते जा रहे हो। इतना टाइम नहीं देना है, एक बार में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है कॉन्सेप्ट को। ठीक है, और दूसरी बात इसमें क्या है, पिछले 2 सालों से सीजीएल में क्या ट्रेंड देखा गया है, जब से नया पैटर्न आया है और उससे पहले से ये ट्रेंड चला आ रहा है कि अरिथमेटिक का जो वेटेज है ना, अरिथमेटिक का वेटेज बड़ा है। ठीक है, अरिथमेटिक का वेटेज बड़ा है, इसके क्वेश्चंस का लेवल बड़ा है और क्वेश्चंस पूछने की रेंज भी बढ़ गई है। ठीक है, वेटेज भी बढ़ रहा है और रेंज भी बढ़ रही है। रेंज से कहने का क्या मतलब हुआ सर? रेंज का मतलब ये है कि जो कॉन्सेप्ट पहले नहीं पूछे जाते थे, जो टाइप पहले एग्जाम में उतने नहीं पूछे जाते थे, वो अब पूछे जाने लगे हैं। ज्यादा से ज्यादा अरिथमेटिक में चेंजेस हमें देखने को मिले हैं, वेटेज इसकी बड़ी है, रेंज ऑफ क्वेश्चन देखने को मिले हैं। फॉर एग्जांपल एसआई की इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन हुआ, रेस का क्वेश्चन हुआ,
प्रॉफिट लॉस में डिसऑनेस्ट शॉपकीपर हुआ। ये सारे क्वेश्चंस पहले इतने ज्यादा नहीं देखे जाते थे, 2022-21 से पहले इतने नहीं देखे जाते थे, लेकिन पिछले 2 सालों से ये चेंजेस पैटर्न में आए हैं कि अरिथमेटिक का वेटेज बढ़ रहा है, अरिथमेटिक के एग्जामिनर की पूछने की रेंज भी बढ़ रही है एसएससी सीजीएल के अंदर। और दूसरी बात इसमें क्या है कि जो अरिथमेटिक होता है उसमें क्या रहता है कि क्वेश्चंस की जो लेंथ रहती है, बड़े बड़े क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, चाहे एवरेज को ही मैं ले लूं, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन वहां पे स्क्रीन पे आपके सामने रहेगा, ठीक है ना। तो आपको तो अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो क्वेश्चन पढ़ने में ही अच्छा टाइम लग जाएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जिस भी टीचर से पढ़ो, अच्छे से अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है तभी आप वहां पढ़ो, ठीक है ना, तभी आपको फॉलो करना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जरूरी है। बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को देख करके आपको क्लिक करना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा। बहुत टाइम आपका नहीं जाना चाहिए, है ना। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सबसे पहला पॉइंट हुआ जो कि बहुत जरूरी है। और दूसरा पॉइंट मेरा क्या है, दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या रहना चाहिए, कंप्लीट योर सिलेबस विद इन 6 मंथ एंड मेक नोट्स प्रॉपरली। कंप्लीट योर सिलेबस विद इन 6 मंथ एंड मेक नोट्स प्रॉपरली, ठीक है। 6 महीने के अंदर आपका मैथ्स का सिलेबस कवर हो जाना चाहिए, आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, ठीक है ना। 6 महीने के अंदर ही कवर हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका सिलेबस 1 साल तक चल रहा है, एग्जाम आ गया सर पे और अभी तक आपका सिलेबस ही कवर नहीं हुआ है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ऐसा। 6 महीने के अंदर आप सिलेबस खत्म करो जहां भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है। और बहुत ही प्रॉपर वे में, बहुत ही सिस्टमेटिक मैनर में आप अपने नोट्स बनाओ, ठीक है। जो छोटे छोटी चीजें हैं, जो शॉर्ट और इम्पोर्टेंट चीजें हैं, है ना, जो छोटे छोटे और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, आप उनको अपने नोट्स में अलग से लिखो, उनको मेंशन करो कि हाँ आप ये मुझे बाद में देखने हैं, शॉर्ट में लिख लो उसको, या फिर रेड पेन से, अलग पेन से उसको लिखो ताकि आप उसको रिवाइज कर सको अच्छे से, ठीक है। जब आप रिवीजन करोगे तो आपको ये छोटी छोटी चीजें बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं। दोबारा से आपको लेक्चर पे जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपके नोट्स में ही जो भी आपने पढ़ा था, जो भी आपने समझा था, वो चीज आप छोटे छोटे पॉइंट्स बना करके उसको मेंशन करो अपने नोट्स में ही, ठीक है। अगला स्टेप जो मेरा आता है, अगला स्टेप क्या हो रहने वाला है, PYQ प्रैक्टिस एंड नोट्स रिवीजन। PYQ यहां पर क्या है सर, PYQ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दुनिया का हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करने ही करने हैं, कोई भी दुनिया का एग्जाम हो, क्योंकि 60% से ज्यादा पेपर तो प्रीवियस ईयर में से ही आता है, ठीक है। आपको प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करने का क्या तरीका रखना है वो भी मैं यहाँ पर बताता हूँ, वो भी मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ। ठीक है, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करने के लिए कैसा आपका तरीका रहना चाहिए। मान लीजिए आपके 3-4 टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं, ठीक है, 3-4 टॉपिक आपके खत्म हो गए हैं, जहां से भी आपने शुरू किया, मान लीजिए परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ठीक है, रेशो प्रोपोर्शन, एवरेज, कुछ इस तरह से 3-4 टॉपिक आपके हो गए। तो आपको करना क्या है, यहां पर करना क्या है कि आपको 50 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करने हैं, 50 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQ 50 क्वेश्चन डेली करने हैं। और उनका तरीका क्या होना चाहिए, उनका तरीका होना चाहिए 10 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच टॉपिक, है ना, 10 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच टॉपिक। क्या मैंने बोला, अगर आपके 3-4 या 4-5 टॉपिक हो गए हैं तो आप क्या करो, 50 क्वेश्चन करो और 10-10 उठा लो क्वेश्चन। जैसे कि 10 परसेंटेज से कर रहे हो आप, 10 पैरेलली आप किससे कर रहे हो, प्रॉफिट लॉस से, डिस्काउंट से, 10 आप रेशो प्रोपोर्शन से कर रहे हो। तो इससे क्या होने वाला है कि आपके जो पीछे जो टॉपिक आपने पढ़े हैं वो सारे साथ साथ पैरेलली रिवाइज होते रहेंगे, ठीक है। इस तरह की स्ट्रेटजी फॉलो करने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। वरना प्रॉब्लम पता है क्या आती है
कि हमने जो 2 महीने पहले पढ़ा था वो दिमाग से रफू चक्कर हो जाता है, उड़ जाता है ना। इसीलिए ये स्ट्रेटजी बहुत फायदेमंद होने वाली है कि आप क्या करो, टॉपर्स यही स्ट्रेटजी यूज करते हैं हमेशा। वो पीछे की चीजें जो पढ़ी थी, उस पर इतनी मेहनत की थी, उसको बेकार नहीं जाने देते। आप भी ऐसी स्ट्रेटजी रखो कि 10-10 क्वेश्चन आप उठाते रहो पीछे से भी, और नए टॉपिक को भी साथ साथ आप प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। जब आप एक सर्टेन लेवल पे आने लगते हो तो आपको क्या करना है, आपको सबसे जरूरी काम क्या करना है, that you should have goals, you should set goals, set goals। आपके डेली, वीकली और मंथली गोल सेट होने स्टार्ट हो जाने चाहिए जब आपने कुछ टॉपिक पढ़ने स्टार्ट कर दिए हैं तो, ठीक है ना। डेली आपका गोल रहना चाहिए कि 50 क्वेश्चन तो करने हैं, ठीक है ना। 50 से 60 भी हो जाए, 70 भी हो जाए, आपके डेली और वीकली और मंथली टारगेट आपके सेट रहने चाहिए। एक डायरी आप बना लो, वहां पे आप ये देखो कि हाँ इतने दिन में मुझे ये टॉपिक खत्म करना है, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, आप क्या करो, ये जो नोट्स रिवीजन है ये आप हर संडे को आप फिक्स कर लो कि मुझे अपने नोट्स रिवाइज करने हैं, ठीक है ना। अक्सर ऐसा होता है कि संडे को क्लास नहीं रहती है, आप कहीं भी किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो तो संडे तक ऑफ होता है। संडे को आप सारे नोट्स रिवाइज करो, आपने पीछे जितना भी पढ़ा है, किसी भी संडे ये मिस नहीं होना चाहिए। संडे का टाइम आप रिवीजन को दो, ठीक है। और साथ साथ आप अपनी प्रैक्टिस करो। डेली, वीकली और मंथली टारगेट आपके मैच हो रहे हैं या नहीं, आप उन्हें रीच कर रहे हो या नहीं, ये आप अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करते रहें ऐसे, ठीक है। अगला जो स्टेप मेरा आता है वो आता है मॉक टेस्ट, ठीक है। फिर से ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन डाउट है हर एस्पिरेंट का कि कितने मॉक्स मुझे देने चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी 60 प्लस फॉर prelims, 60 plus mock test for prelims and 30 plus for mains. This is minimum. According to me this is minimum, ठीक है ना। आपको 60 प्लस मॉक्स तो प्रीलिम्स में और 30 प्लस मॉक्स मेंस के देने ही देने हैं। दिस इज द मिनिमम, दिस शुड बी योर मिनिमम टारगेट, ठीक है। दिस इज द बेयर मिनिमम दैट यू हैव टू डू, ओके। 60 प्लस मार्क्स प्रीलिम्स के और 30 प्लस मेंस के। और मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि प्रीवियस ईयर मार्क्स, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर वाले जो मार्क्स हैं आपको टेक्स्ट बुक पे मिल जाएंगे, है ना। वहां से आपको प्रीवियस ईयर वाले मार्क्स देने हैं 2022 के, 23 के, उनको भी देना है। और साथ में जो मॉक टेस्ट होते हैं, जो मॉक टेस्ट वो खुद बनाते हैं, टेक्स्ट बुक हुआ या ग्रेटअप या जहां से भी आप मॉक देते हो, वो भी आपको देने हैं साथ में, ठीक है। 60 प्लस फॉर प्रीलिम्स एंड 30 प्लस फॉर मेंस। और मेंस में आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, मेंस में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और ध्यान रखनी है। वो क्या है, जब आप मेंस की बात करेंगे तो ये जो मेंस के जो दो टॉपिक हैं, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, इन पे आपको एक्स्ट्रा फोकस मेंस में करना होगा। क्योंकि क्या हो रहा है, पिछली दोनों बार क्या हुआ है, दो क्वेश्चन यहां से आए हैं, टोटल 4 क्वेश्चन फॉर 4 क्वेश्चन फॉर 12 मार्क्स यहां से मेंस में पूछा जाता है। आउट ऑफ 90 12 मार्क्स का पेपर आपका यहीं से आ रहा है। एक क्वेश्चन वहां 3 मार्क्स का है ना मेंस में, तो 12 मार्क्स का क्वेश्चन आपका स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी से ही आ रहा है पिछले 2 बार से। ये मिनिमम है, इतना तो दे ही रहा, हो सकता है इससे ज्यादा भी दे। वैसे इस अराउंड आप इतना ही मान के चलो कि 4 क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस पे आपको मेंस में एक्स्ट्रा फोकस करना है। ये मेंस का टॉपिक है, प्री में इसके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो
तो ये तो हुई स्ट्रेटजी की बात कि किस तरह से आपको चीजों को लेकर चलना है। क्या क्या स्टेप मैंने बोले, बेसिक कॉन्सेप्ट पे आपको पकड़ बनानी है, अरिथमेटिक के सारे कॉन्सेप्ट पे आपको बराबर ध्यान देना है, कोई भी कॉन्सेप्ट उठ करके पेपर में आ सकता है, ठीक है। फिर हमने क्या देखा कि हमको सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर करना है, 6 महीने के अंदर हमारा सिलेबस कवर होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस कवर होने के साथ ही तो फिर आप प्रैक्टिस करोगे, अपनी स्पीड को बढ़ाओगे, है ना, तभी तो मजा आना स्टार्ट होगा आपको तैयारी में। वरना आप सिलेबस ही करते रह जाओगे तो आप प्रैक्टिस कब करोगे, मॉक कब दोगे, है ना। तो सिलेबस खत्म करना है 6 महीने के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या स्टेप है, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस और रिवीजन आपको साथ साथ करते रहना है, ठीक है। और फिर हमारा लास्ट स्टेप स्ट्रेटजी का क्या है कि मॉक टेस्ट भी देने हैं, ठीक है, 60+ फॉर प्रीलिम्स एंड 30+ फॉर मेंस, ठीक है। तो ये तो हुई स्ट्रेटजी की बात, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है ना, ये आप लोग भी जानते हैं और मैंने एज अ कैंडिडेट खुद भी फील किया है कि स्ट्रेटजी तो हम देख लेते हैं, कोई भी टीचर ने बताई, यूट्यूब पे बहुत सारी स्ट्रेटजी हैं, स्ट्रेटजी देख ली, लेकिन फॉलो कोई स्ट्रेटजी नहीं हो पाती है। कुछ दिनों के बाद हम क्या करते हैं, हम लिथार्जिक हो जाते हैं, हमारा ध्यान भटक जाता है, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं हमारे टारगेट से, हमारे फोकस से। तो उसको लाने का क्या तरीका है उसके बारे में भी मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैं खुद एक कैंडिडेट रहा हूं, खुद मैंने एग्जाम दिया है, स्कोर भी किया है, तो उस बारे में बात करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस बारे में बात आपसे कोई करता नहीं है, ठीक है। क्या एक सब चाहते हैं, क्या एक मूल मंत्र मिल जाए, क्या एक ऐसी बात कोई बता दे कि जो रामबाण साबित हो, जिससे आप कभी भी अपने टारगेट से हटो ना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं कि हमेशा आपके जो माइंडसेट है, हमेशा जो आपका थॉट प्रोसेस है, उसमें आपका जो एग्जाम है वही आपका प्रायोरिटी पे होना चाहिए, है ना। अगर मैं आसान भाषा में कहूं, अगर मैं आसान भाषा में बोलूं तो 24 घंटे आपके मन में आपका एग्जाम ही रहना चाहिए, ठीक है ना। कहने में बात थोड़ी ज्यादा लगेगी, कहने में बात थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन अगर 24 घंटे आपके दिमाग में आपका एग्जाम घूमेगा ना, तो सारी की सारी स्ट्रेटजी आप खुद फॉलो करोगे, सारे के सारे टारगेट्स आप खुद मीट करोगे, सारे के सारे मॉक टेस्ट आप खुद लगाओगे, खुद आप अपना स्कोर पे ध्यान दोगे, क्योंकि आपके दिमाग में 24 घंटे क्या है, एग्जाम ही है, टारगेट ही है, आपकी ड्रीम जॉब ही आपके माइंड में चल रही है। ये सबसे जरूरी चीजें हैं जिन पे बात करना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। क्या है, क्या है, आप हो और आपकी क्या है, ड्रीम जॉब है। दोस्तों आप हो और आपकी ड्रीम जॉब है, ठीक है। और उसके बीच में क्या आने वाला है, उसके बीच में बस एक चीज आ सकती है, वो क्या है, डिस्ट्रैक्शंस, है ना। उसके बीच में बस एक चीज खड़ी है, वो है डिस्ट्रैक्शंस। इस 2024 साल में आपको क्या करना है कि इन डिस्ट्रैक्शंस को हटा करके फेंक देना है, इन डिस्ट्रैक्शंस को हटा देना है अपनी लाइफ से। वो डिस्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकते हैं, है ना। भाई दोस्त से लड़ाई हो गई, कोई दोस्त ट्रिप पे जा रहे हैं तो आप डिस्ट्रैक्टेड हो, आप सोच रहे हो मैं क्या कर रहा हूं यार, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूं, सारे दोस्त तो ट्रिप पे घूम रहे हैं, मेरी जिंदगी तो बेकार है। ऐसी बातें दिमाग में आने नहीं देनी है, ठीक है। या कोई लड़ाई हो गई, किसी की शादी है, लोग शादी में एंजॉय कर रहे हैं, रिलेटिव में आप नहीं जा पा रहे हो, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, डिस्ट्रैक्शन ही होते हैं और कुछ नहीं होते हैं, ठीक है। ये सारे डिस्ट्रैक्शन है, ये सारा मन का खेल है, आपको आपकी स्ट्रेटजी से, आपको आपकी तैयारी से, आपको आपके टारगेट से दूर ले जाता है, ठीक है। आपको क्या करना है, इन डिस्ट्रैक्शंस को हटाना है और फोकस को बढ़ाना है अपनी लाइफ में, है ना। फोकस को बढ़ाना है अपनी तैयारी के दौरान। अगर डिस्ट्रैक्शंस नहीं रहेंगे और फोकस आपका रहेगा, तो फोकस ही आपको आपकी ड्रीम जॉब पे ले जाएगा, ठीक है। कहने के लिए बातें थोड़ी ऐसी लगती हैं कि हाँ बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन यही एक तरीका होता है, यही चीजें होती हैं जो हमारे काम आती है, हमारी स्ट्रेटजी में, हमारी प्रिपरेशन में और हमारे एग्जाम क्लियर करने में, हमारी ड्रीम जॉब तक पहुंचने में। इसके लिए आपको क्या करना है
इसके लिए क्या करना है, तरीका भी मैं आपको बता रहा हूं। आपको क्या करना है, दोस्तों 10 से 15 मिनट आप मेडिटेशन करो बस, ठीक है। 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन आप टाइम निकाल के जरूर करो। 10 से 15 मिनट अगर आप मेडिटेशन को दोगे तो उसके लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। सबसे पहला बेनिफिट क्या है, ये डिस्ट्रैक्शंस को आपके मन से हटा देगा, ठीक है। आपका फोकस मेडिटेशन से ही बढ़ेगा, ठीक है। और बेनिफिट इसके क्या होने वाले हैं, और बेनिफिट ये रहेंगे कि ये आपकी कंसंट्रेशन भी बढ़ाएगा। मेडिटेशन के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं लाइफ में, बहुत ज्यादा बेनिफिट हैं। ये तो गिने चुने बेनिफिट मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। ये आपकी कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, ये आपके मन से डिस्ट्रैक्शन को खत्म करेगा, ठीक है। और एग्जाम प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, एग्जाम प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, वो भी मेडिटेशन से ही आपको फायदा होगा। बहुत ज्यादा फायदे आपको मेडिटेशन से होने वाले हैं। एक स्टूडेंट को मेडिटेशन तो करना ही चाहिए, चाहे 10 से 15 मिनट ही डेली वो निकाले, ठीक है। अपने शेड्यूल में इसको आप प्रायोरिटी दो, जिससे क्या होगा कि आगे आने वाले 10 महीने में आपका फोकस नहीं खोएगा, आप अपनी स्ट्रेटजी से नहीं डगमगाओगे। आपको आपकी ड्रीम जॉब तक ले जाएगा आपका फोकस, और डिस्ट्रैक्शंस आपको आपकी ड्रीम जॉब से दूर कर रहे हैं। ये मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, ठीक है। आज ही से फोकस बढ़ाने के लिए आप 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन ट्राई करो, ठीक है। देखिए एग्जाम सितंबर अक्टूबर में होने वाला है, इसका मतलब 2024 एंड तक मेंस हो जाएगा, ठीक है। 2024 जब तक खत्म होगा तब तक लोग क्या होगा, एसएससी सीजीएल 2024 के द्वारा कैंडिडेट्स जॉब लेकर के जाएंगे, ठीक है। ये जो सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं कि दोस्त को पार्टी कर रहे हैं, दोस्त ट्रिप पे जा रहे हैं, और एंड द लिस्ट गोज ऑन लाइक दिस, है ना। आपको क्या सोचना है कि जब मैं इंस्पेक्टर बन जाऊंगा, जब मैं एएसओ बन जाऊंगा, एमईए में, सीएसएस में, या जहां भी बन जाऊंगा या बन जाऊंगी, उसके बाद ही सारी पार्टी हो जाएंगी, सारी ट्रिप हो जाएंगी, ठीक है। आपको इसी तरह का माइंडसेट लेके रखना है। आपको अपना बस फोकस बढ़ा के रखना है। पूरा का पूरा टाइम आपको खुद को देना है, आपको अपनी प्रिपरेशन को ही देना है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी एक डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी, और कैसे उस स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाए वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो मैं अनुराग शर्मा आप लोगों से विदा लेता हूं। जल्दी मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।